तो आज कुछ इंस्ट्रूमेंट के जो है बारे में जानेंगे जो कि मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और ये सब जो उस पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो हम ले रहे हैं सबसे पहले, इसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या बोलते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर। और पहला इंस्ट्रूमेंट है मास स्पेक्ट्रोमीटर। इसको हम वेन ब्रिज भी बोलते हैं। इसको हम ये बोलते हैं, इसका काम क्या होता है? टू डिटरमाइन मास नंबर। किसी आइसोटोप या किसी आयन का मास नंबर निकालने में हेल्प करता है। सबसे पहला इसका यूज क्या है? टू डिटरमाइन मास नंबर। इसका दूसरा यूज है टू फाइंड रिलेटिव एबंडेंस ऑफ एन आइसोटोप। किसी आइसोटोप का नेचर में रिलेटिव एबंडेंस कितना है। ठीक है, तीसरा इसका यूज जो है दैट इज गोइंग टू बी टू फाइंड टू सेपरेट आइसोटोप्स फ्रॉम ए मिक्सचर। अब समझो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें क्या होता है, इधर से एक स्ट्रीम आता है, इधर से क्या करते हैं हम, एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स को लाते हैं। हम यहां से क्या करते हैं, ए स्ट्रीम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स और आयंस लेते हैं। यहां से एक स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स या आयंस को लेते हैं जिनकी स्पीड v होती है। सबकी सेम स्पीड v है, सबकी स्पीड्स v है, सब अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, मूविंग विथ डिफरेंट वेलोसिटीज। तो यहां पे एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, एक रे ऑफ पार्टिकल जो है, एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल मूव करता है। इसको हम कहीं से लाते हैं, यहां पे कैसे लाते हैं देखेंगे बाद में। ठीक है, जब ये पहुंचता है यहां पे तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर देते हैं। हम यहां पर क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड ऑन करते हैं। इस तरह से हम इस स्पेस में, यहां का जो स्पेस है, यहां से लेके यहां तक का जो स्पेस है, इस स्पेस में हम दो चीजें करते हैं। हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड बी डाउन इनसाइड, इस रीजन में हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर देते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। देखो ये कैपेसिटर है, मान लो ये कैपेसिटर टाइप का है। हम यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां एक मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर देते हैं। तो ये जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल आ रहा है, इसके ऊपर दो फोर्स लगता है। एक होता है Q इंटू वी क्रॉस बी, एक होता है QE। एक होता है Q इंटू वी क्रॉस बी और एक होता है QE। तो होगा क्या, तुम ये बताओ, अगर यहां पे एक चार्ज पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी v है, यहां एक चार्ज पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी v है, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा और कितना लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा QV क्रॉस b, यानी ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स लगेगा QVB, ऊपर की तरफ, QV क्रॉस b। और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, कितना लगेगा? QE। ठीक है, तो दो फोर्स लगता है। एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जिसपे चार्ज Q है, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है ऊपर QVB, एक लगता है नीचे की तरफ QE। ठीक है, एक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे और एक QV क्रॉस B इधर। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएं, हम इनको बोलते हैं क्रॉस्ड फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इनको हम बोलते हैं क्रॉस्ड फील्ड्स। क्या बोलते हैं? क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस्ड मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो क्या होगा, अगर ये दोनों बैलेंस हो जाए, अगर QVB किसके इक्वल हो जाए, अगर QVB इक्वल टू क्या हो जाए QE, तो क्या होगा बताओ? अगर QVB ऊपर की तरफ और QE नीचे की तरफ,
इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, v हो जाएगा e बाई बी। ऐसी पार्टिकल जिसका स्पीड e बाई बी के इक्वल है वो अनडेविएटेड निकल जाएगा, उसमें नेट फोर्स जीरो होगा। समझो, जिस चार्ज पार्टिकल पे की स्पीड e बाई बी होगी, उसका मास या वेलोसिटी कुछ भी हो, सॉरी उसकी मास और चार्ज कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। जिसकी वेलोसिटी हम कहेंगे एनी चार्ज पार्टिकल having velocity v, any charge particle having velocity v experiences या goes undeviated होगा। ऐसा कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी किसके इक्वल हो, e बाई बी के इक्वल हो, वो अनडेविएटेड निकल जाएगा, चाहे उसकी मास कुछ भी हो, चार्ज कुछ भी हो, इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड चार्ज। देखो, मास और चार्ज से कोई मतलब नहीं है, यानी हर वो पार्टिकल जिसकी स्पीड v है, v किसके इक्वल, e बाई बी, वो अनडेविएटेड निकलेगा। जिसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी वो नीचे घूम जाएगा। अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन e बाई बी है तो नीचे घूम जाएगा। अगर वेलोसिटी कम है e बाई बी से तो ये लगेगा ज्यादा, ये इस तरह से घूम जाएगा। ये क्या होगा, वेलोसिटी लेस देन e बाई बी। हम इस एपरेटस को बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या बोलते हैं हम इस एपरेटस को, बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। क्यों बोलते हैं, ये एक ग्रुप ऑफ वेलोसिटी में से, ये एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल में हर उस पार्टिकल को सेपरेट कर देता है, छांट लेता है, फिल्टर कर देता है, जिसकी वेलोसिटी e बाई बी होती है। तो जिसकी वेलोसिटी e बाई बी होगी वो अनडेविएटेड जाएगा। जिसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी उसमें मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा तो ऊपर की तरफ घूम जाएगा। जिसकी वेलोसिटी इस वेलोसिटी से कम होगी उसमें QE रिलेटिवली ज्यादा होगा, वो नीचे घूम जाएगा। इसको जाने दो। तो ये हो गया वेलोसिटी सेलेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक, तो ग्रुप ऑफ पार्टिकल में से आप एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का पार्टिकल सेपरेट कर सकते हैं। उसमें मास से कोई मतलब नहीं है, मास कुछ भी है, चार्ज कुछ भी हो, जिसकी भी इक्वल वेलोसिटी है, जिस भी चार्ज पार्टिकल की इक्वल वेलोसिटी है, सब इधर ही जाएगा। ये किधर जाएगा वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, नेट फोर्स ऊपर जाएगा कि नीचे की स्ट्रेट, वो सिर्फ डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे, वेलोसिटी कितनी है। तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी निकल गया। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक स्क्रीन बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए हैं, एक स्क्रीन बनाए हुए हैं। हम यहां पर एक स्क्रीन बनाए हुए इस तरह से, एक दीवार है जिसमें इसके ठीक सामने एक होल है। ये क्या है, एक होल है। यानी कि इन सारे चार्ज पार्टिकल में सिर्फ जो अनडेविएटेड गया था इस वेलोसिटी से, वो इस होल में घुस पाएगा, बाकी सब जो है इस दीवार पे जाके टकरा जाएगा, इस दीवार के पीछे साइड जो है टकरा जाएगा। ठीक, तो यहां पे जितने भी पार्टिकल निकलेंगे, यहां जितने पार्टिकल निकलेंगे सबकी स्पीड सेम होगी। कितनी होगी, सबकी स्पीड क्या होगी, e बाई बी। ये सबकी स्पीड सेम होगी। जो भी पार्टिकल इस होल में से बाहर निकल पाएंगे उन सब की स्पीड सेम है। कितनी, e बाई बी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक मैग्नेटिक फील्ड और ऑन किए हुए हैं B डैश। हम इस दीवार के राइट साइड में एक मैग्नेटिक फील्ड ऑन किए हुए हैं B डैश। ये था B, ये है B डैश। अब क्या होगा बताओ, अब ये B डैश क्या करेगा, देखो जैसे ये वेलोसिटी आएगा यहां, अब ये B डैश, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों था, बट यहां पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब ये चार्ज पार्टिकल घूम जाएगा, सर्कुलर पाथ पे घूम जाएगा। अब ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम जाएगा ऐसे करके। कुछ पार्टिकल इस तरह से घूमेगा, कुछ पार्टिकल इस तरह से घूमेगा।
ये जो दूरी होगा, जितने दूर पे ये इसको हिट करेगा, इस होल से एंटर करने के बाद ये जिस दूरी पे इसको हिट करेगा वो डिस्टेंस आएगा 2r। जहां r की वैल्यू क्या होगी, बताओ, mv/qb। कितना होगा, mv/qb। b डैश, ये b डैश होगा, mv/qb डैश होगा। नाउ तुम्हारा v सबका कॉमन था, कितना, e/b, क्योंकि जिसकी वेलोसिटी e/b नहीं था वो तो पहले यहां फिल्टर आउट हो चुका है, सिर्फ यही पास हुआ है। ये कॉमन है, b डैश सबके लिए कॉमन है। अगर तुमको चार्ज पता है कि सब सिंगली आयोनाइज्ड आयन है, अगर तुमको चार्ज पता है कि सब जो आइसोटोप है, जो आयन्स हैं, सबके ऊपर प्लस ई चार्ज है या माइनस ई चार्ज है, अगर सिंगली आयोनाइज्ड चार्जेस हैं, अगर सबके ऊपर चार्जेस तुम जानते हो सेम है, या तो जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, तो माइनस तो उस साइड जाएगा। जैसे अगर तुमको चार्ज सब पे सेम है, सोडियम प्लस है या He प्लस है, तो इसका मतलब है अगर चार्ज सेम है तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू मास होगा। इसका मतलब तुम ये समझ सकते हो, यहां जो आइसोटोप था, पहले तुमने क्या किया, एक तो मिक्सचर ऑफ आयंस है, या फिर किसी और में बहुत सारे वो हैं, क्या बोलते हैं, बहुत सारे आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप में फर्क क्या चीज का होता है, मास का फर्क होता है, मास नंबर फर्क होता है। तो जिसका ज्यादा मास नंबर होगा वो उतना दूर जाके इसको हिट करेगा। तो तुम यहाँ पे आइसोटोप को तुमने सेपरेट कर लिया, इस ग्रुप से तुमने कुछ आइसोटोप यहां आएंगे, कुछ यहां आएंगे। तो तुम्हारा अगर चार्ज भी सेम है, तुम जानते हो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कितनी दूर पे ये हिट कर रहा है और कितनी दूर पे ये हिट कर रहा है, इससे तुमको क्या पता चलेगा कि उनके मास का रेशियो क्या है। तो तुम उनका मास नंबर भी कंपेयर कर सकते हो, तीसरा, रिलेटिव एबंडेंस। नेचर में कुछ आइसोटोप परसेंटेज वाइज ज्यादा पाए जाते हैं और कुछ कम पाए जाते हैं। जैसे यूरेनियम का 235 होता है और 238 होता है, कार्बन का 6C12 होता है, कार्बन 12 और कार्बन 14 होता है। तो सब आइसोटोप का रिलेटिव एबंडेंस अलग अलग है। और तुमको एक मिनरल मिला, उसमें से तुमने अगर इसको प्रोड्यूस किया है, तो तुम ये समझ सकते हो कि जितना ज्यादा, समझो, जितने ज्यादा पार्टिकल यहां हिट करेंगे, ये होता है एक फोटोग्राफिक प्लेट। क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट। दिस इज ए फोटोग्राफिक प्लेट। यहां जब कोई पार्टिकल हिट करता है तो वहां पे एक वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, वहां पे एक ग्लो आ जाता है, वहां पे एक पिक्चर टाइप का बन जाता है, वहां एक स्पॉट बन जाता है। तो जितना ज्यादा एक पर्टिकुलर आइसोटोप जितने ज्यादा परसेंटेज में होगा, यहां पे नंबर ऑफ डॉट भी उतने ज्यादा बनेंगे। तुम यहां पे नंबर ऑफ डॉट या डॉट की डेंसिटी या डॉट की इंटेंसिटी से पता कर सकते हो कि कौन सा आइसोटोप ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था और कौन सा कम अमाउंट में प्रेजेंट था। तो तुम्हारा 3 चीज निकल गया। तुम्हारा एक तो क्या निकल गया कि यहां जो ग्रुप ऑफ आइसोटोप था, यहां जो ग्रुप ऑफ आयंस था, ग्रुप ऑफ सिंगली चार्ज आयंस, सबसे पहले तुमने उस आयन में कुछ की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, कुछ की 12 मीटर पर सेकंड थी, कुछ की 15 मीटर पर सेकंड थी, कुछ की 18 मीटर पर सेकंड थी, हो सकता है 1 मिलियन आयंस हैं, उसमें 10% का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था, और मान लो 10% का या 8% का वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड था। तुमने सबसे पहले एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले को अलग कर लिया है। तुमने सबसे पहले यहां पे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले को अलग कर, इसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। यहां पे क्या होता है, यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद तुमने क्या किया, जब वेलोसिटी सेलेक्ट हो गया, अब उस वेलोसिटी में से, कॉमन वेलोसिटी के सारे आयंस में से, अब तुम अलग अलग मास नंबर को सिलेक्ट करना चाह रहे हो। तो याद रखना, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नीचे घूमेगा और जो निगेटिव चार्ज होगा वो ऊपर जाएगा। और अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, V सेम है और यहाँ B डैश है, यहाँ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड था, तो तुम रेडियस से कंपेयर कर सकते हो, डिस्टेंस से, कि मास नंबर किसका ज्यादा है। तुमने मास नंबर पता कर लिया। जितना ज्यादा यहाँ पे पार्टिकल हिट करेगा, जितना ज्यादा यहाँ पे सिंटिलेशन पॉइंट्स बनेगा, जितना ज्यादा यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ डॉट बनेगा,
उतना ज्यादा उसका रिलेटिव एबंडेंस उस पर्टिकुलर मास नंबर वाले आइसोटोप का है। ये होता है एपरेटस। कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है, ये है तुम्हारे नोट्स में, ये तुम्हारे नोट्स में जो मैंने नोट शेयर किया है, पेज 619, 619 पे है ये। अब मैं ले रहा हूं 620, 620 नोट्स में पेज नंबर 620, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप। इस फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप। This is the basis of a field of technology that is called magneto hydrodynamics या फ्लूइड डायनेमिक्स। मैग्नेटिक फील्ड की मदद से एक्सेस प्रेशर क्रिएट करते हैं। वी क्रिएट excess pressure using a magnetic excess pressure inside a molten liquid using magnetic field। ठीक, इसका तरीका क्या होता है समझो। ये मान लो कि तुम्हारा एक कंडक्टर है, दिस इज योर कंडक्टर। दिस इज कंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टर है कुछ इस टाइप का, समझ सकते हैं, बुक के टाइप का, इस टाइप का है, ये इस टाइप का है कंडक्टर। यहाँ से करंट जा रहा है, इधर से करंट निकल रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, इधर से करंट निकल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली है क्या इसमें है क्या कि करंट इधर जा रहा है, आई मतलब करंट इस डायरेक्शन से एंटर कर रहा है इधर से और इधर जा रहा है, करंट जो है इधर जा रहा है। ठीक है, इस फेज के परपेंडिकुलर करंट जा रहा है आई, इस फेज के परपेंडिकुलर करंट जा रहा है, तो इस फेज के परपेंडिकुलर जो है करंट एंटर कर रहा है यहां से और निकल रहा है यहां से। ठीक है, इसकी हाइट है ए, इसकी हाइट कितनी है? ए, और ये लिक्विड फ्लो कर रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है, यहां पे एक लिक्विड है और इस लिक्विड कंडक्टिंग लिक्विड है। ये क्या है बताओ? ये कोई मटेरियल नहीं है, ये क्या है? दिस इज ए कंडक्टिंग लिक्विड, दिस इज ए कंडक्टिंग लिक्विड। जैसे मरकरी है, मान लो जैसे मरकरी है, तो मैंने क्या किया हुआ है कि एक बॉक्स लिया, मैंने एक बॉक्स लिया, मैंने एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स में मैंने मरकरी भर दिया, मैंने इस बॉक्स के अंदर मरकरी भर दिया, इसको बंद कर दिया, इसके अंदर मरकरी भरा हुआ है Hg, और मैं इधर से करंट पास कर रहा हूँ, इधर निकाल रहा हूँ, कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मरकरी जो है मेटल है, तो करंट इसमें इस तरह से जा रहा है। ये लिक्विड है, ये जो पूरा है ये लिक्विड है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मैं एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ऑन कर देता हूं, मैं एक मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर देता हूं ऊपर के डायरेक्शन में, मैं एक मैग्नेटिक फील्ड बी ऑन कर देता हूं ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक, मतलब करंट अगर इस तरह से फ्लो कर रहा है, करंट अगर इस तरह से फ्लो कर रहा था, इधर से एंटर हो रहा था, इधर से निकल रहा है, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ऑन कर देता हूं। हम जानते हैं किसी करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है, हम जानते हैं किसी करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। कैसे फोर्स लगाएगा देखते हैं, कैसे फोर्स लगाएगा देखते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं ये फोर्स कैसे लगाएगा। तो बताओ, करंट इस डायरेक्शन में है,
करंट इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, करंट इस डायरेक्शन में, और सो करंट तुम्हारे इस डायरेक्शन में एक्टिव, तो आई एल क्रॉस बी, आई एल, एल का मतलब क्या हुआ, करंट के डायरेक्शन में, तो ये लेंथ होगा। मान लो ये लेंथ कितनी है, मान लो ये लेंथ कितनी है, मान लो ये लेंथ है सपोज, मान लो एल है। तो ये बताओ, ये जो करंट कैरिंग वायर है, एक तरह से बहुत, ये एक तरह से क्या है, ये पूरा वायर है, ये वायर का क्रॉस सेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये पूरा वायर की तरह बिहेव कर रहा है, ये पूरा है, ये वायर की तरह बिहेव कर रहा है। आई एल और बी इधर, आई एल क्रॉस बी, बताओ आई एल इधर क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, एफ हो जाएगा, बताओ इस लिक्विड में फोर्स हो जाएगा आई एल क्रॉस बी, आई इंटू एल इस डायरेक्शन में। देखो करंट के डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, आई एल, आई एल इस डायरेक्शन में है, आई एल इस डायरेक्शन में है, क्रॉस बी इस डायरेक्शन में, यानी फोर्स इधर ले जा, फोर्स इधर ले जा, तो क्या हो जाएगा फोर्स का वैल्यू, आई एल बी, किधर के तरफ, इधर के तरफ ले जा फोर्स, फोर्स ले जा इस डायरेक्शन में। देखो आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, फोर्स ले जा इधर की तरफ, तो पूरी लिक्विड पे फोर्स ले जा इस डायरेक्शन में। अगर हम इस फोर्स को डिवाइड कर दें किससे, एरिया ऑफ दिस से, ये बताएगा प्रेशर। बेसिकली अगर ये माउथ क्लोज्ड है, समझो अगर ये माउथ क्लोज्ड है, ये माउथ और ये माउथ क्लोज है, तो बिकॉज पूरी की पूरी कंडक्टर पे, बिकॉज पूरे के पूरे कंडक्टर में पूरे पूरे लिक्विड पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, लिक्विड इस फेस को ज्यादा फोर्स से प्रेस करेगा, ये जो लिक्विड होगा ये इस फेस को ज्यादा फोर्स से प्रेस करेगा और इस एंड पे कम फोर्स से प्रेस करेगा। यानी इस लिक्विड का टेंडेंसी होगा इधर मूव करने का, हालांकि ये दीवार बंद है, ये मूव नहीं कर पाएगा, बट इसको दबाएगा। अगर ये ढक्कन, अगर ये कैप, अगर यहाँ पे कैप लगा है और कैप बहुत मजबूती से नहीं लगा है, तो ये कैप को खोल देगा। और ये कैप लगा हुआ है बट बहुत मजबूती से नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इसको प्रेस तो करेगा, क्योंकि इस पूरे का फोर्स का टेंडेंसी है आई एल, आई एल मीन्स करंट के डायरेक्शन में, क्रॉस बी, तो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सेस लग रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर से लगेगा। हम प्रेशर निकालना चाहते हैं, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया का कितना सो बताओ, ए इंटू एल, ये हो जाएगा प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये पूरा फोर्स इसके ऊपर लगेगा, किसके ऊपर, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ ए इंटू एल से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, आई बी बाय ए, कितना हो जाएगा, आई बी बाय ए। ये एक्सेस प्रेशर है, ये क्या है, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर ओवर एंड एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर, जो भी प्रेशर है माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक, दैट इज कॉल्ड गेज। ये एक्सेस प्रेशर, ये एक्स्ट्रा प्रेशर है, ठीक, कितना, आई बी बाई। अब समझो आई किधर है, इधर, बी किधर है, इधर, ए किधर है, तीनों, ए किधर है, बी के डायरेक्शन में। तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको किसी भी क्वेश्चन में बस ये सोचना है 1 मिनट के लिए, करंट इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, करंट इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ठीक है, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। सो करंट इनटू दिस, देखो अगर करंट जो है इस बॉक्स में, अगर करंट जा रहा है इधर, आई एल, बी इधर, आई एल क्रॉस बी, तो प्रेशर इधर बढ़ेगा, आई एल इधर, बी इधर, सो आई एल क्रॉस बी। जब आई एल क्रॉस बी फोर्स लगेगा इधर, तो इस फेस पे प्रेशर बढ़ जाएगा, इस फेस पे प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी यहां प्रेशर ज्यादा होगा कंपेयर टू इस एंड के, इस एंड पे प्रेशर ज्यादा होगा। कितना, कितना हम कहेंगे, अगर ये मान लो 0.2 है और ये जो पॉइंट है, ये जो साइड का फेस, ये 0.1 है, हम कहेंगे P1, P2 माइनस P1 इज क्या, आई बी बाई, आई बी बाई ए। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, समझो, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, या तो ये या इसके साथ मिला के, एडवांस में अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, जब ये इधर प्रेशर ज्यादा देगा, तो अगर हम यहां पर क्या किए हुए हैं, एक अगर हम यहां पर क्या किए हुए हैं कि ट्यूब अटैच किए हुए, एल शेप का एक ट्यूब यहां पे
अटैच किए हुए हैं और हम यहाँ पे एल शेप का एक ट्यूब जो है अटैच किए हुए हैं, ठीक है। और इधर भी हम एक एल शेप का ट्यूब जो है अटैच किए हुए हैं, समझ रहे हो। हम इस एंड पे एक होल कर दिए हैं, इस एंड पे एक होल कर दिए हैं, इस होल में एक पाइप ऐसे यू शेप का लगाए हुए हैं और इस एंड पे भी हम होल कर दिए हैं और एक पाइप ऐसे यू शेप का लगाए, नहीं तो होल नहीं भी किए, फर्क नहीं पड़ता है। हम यही जो बॉक्स है वो यहाँ पे आके ऐसे एल शेप में घूम के ऊपर चला गया है और ये यू शेप में, मीन्स ये जो पूरी की पूरी जो ये एपरेटस है वो यू शेप में है। तो हमको ये निकालना है कि यहां जो लिक्विड होगा इधर और यहां जो लिक्विड होगा उनके बीच में हाइट का डिफरेंस कितना होगा, उनके बीच में हाइट का डिफरेंस कितना होगा। बैरोमेट्रिक हाइट जो बनेगा यहां, हम जानते हैं कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। हमको ये निकालना है ये प्रेशर कितना होगा, तो हम इसको किससे कर देंगे इक्वेट। P2 को क्या लिखेंगे ये बताओ। यहां पे अगर हम इस रास्ते से जाएं, अगर हम इस रास्ते से जाएं यहां से लेके यहां तक, समझ रहे हो ना, तो हम P2 को क्या लिखेंगे, P2 को लिख देंगे कितना, P0 प्लस H1 रो जी H2 रो जी। बताओ अगर ये टोटल हाइट H2 है तो ये हो जाएगा P0 प्लस H2 रो जी। और अगर हम यहां पे निकालना चाहते हैं P0 यहां और ये हाइट है H1, तो इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, P0 प्लस इसका प्रेशर क्या होगा, P0 प्लस H1 रो जी। तो तुम्हारा H1 माइनस H2 माइनस H1 जो दोनों का डिफरेंस है कितना, H2 माइनस H1 जिसको तुम H कहते हो, तो H रो जी क्या हो जाएगा बताओ, H रो जी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सेस प्रेशर के IB बाई, तो यहां से H कितना आ जाएगा, डिफरेंस इन द लेवल कितना हो जाएगा, IB बाई A रो जी हो जाएगा। हो जाएगा। जैसे अगर हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछें तो याद रखना बैरोमेट्रिक प्रेशर सेम हाइट पे सेम नहीं होगा अगर मोल्टेन लिक्विड फ्लो कर रहा है, और मोल्टेन लिक्विड फ्लो कर रहा है और तुमने मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दिया है, हो सकता है तब प्रेशर चेंज हो जाए, हो सकता है तब प्रेशर चेंज हो जाए। यानी बैरोमीटर का क्वेश्चन, प्रेशर का क्वेश्चन इससे मिक्स हो सकता है। एक्सेस प्रेशर एक्सेस फोर्स भी देगा, ये किसी भी टॉपिक से मिक्स किया जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। बट फंडामेंटल चीज क्या है वो तुम समझ लो। मैं फिर से बता रहा हूं एक इलस्ट्रेशन के साथ, ये ऐसे है मान लो, सही बना रहे हैं, पता नहीं डायग्राम समझ लो, हम डायग्राम क्या बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। एक रेक्टेंगुलर पाइप है, एक रेक्टेंगुलर पाइप, मेरे पास एक पाइप इस टाइप से था, किस टाइप से, इस टाइप का एक पाइप था, समझ रहे हो ना, मेरे पास इस टाइप का एक लंबा सा पाइप था। जनरली पाइप का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जनरली पाइप का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, बट इसका ऐसा है। और मैंने इस पाइप को क्या किया, ऐसे बेंड करके यू शेप में बना दिया, मैंने इसको बेंड करके यू शेप में बना दिया। जो क्लासेस का जो बेंच होता है उसकी पाइप ऐसी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की रहती है, ब्लैक ब्लैक पाइप होता है जिसपे तख्ती जो है ठुका रहता है। तो हम उसको मतलब इस टाइप का क्रॉस सेक्शन है, ये इस टाइप का जो है क्रॉस सेक्शन था, ठीक है। और हमने इसको ही ऐसे एक इधर दे दिया तो ये बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, तुमसे ये बोल रहे हैं इसमें एक लिक्विड था, इसमें एक लिक्विड था, और हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर लिक्विड है, ऐसे करके, ठीक है। ये लिक्विड है, ये मोल्टेन लिक्विड है, ये इसके अंदर क्या है, एक मोल्टेन लिक्विड है। करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, करंट क्या हो रहा है, इधर से एंटर कर रहा था और तुम्हारी तरफ आ रहा है,
करंट जो है इधर से एंटर कर रहा था, इधर आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड हम ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड हम ले रहे हैं ऊपर मान लो, या नीचे ले लेते हैं, चलो हम मैग्नेटिक फील्ड नीचे ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं? हम तुमको बताना चाहते हैं तुम कैसे इसको डील करोगे। तो तुम अभी इसको भूल जाओ, बस तुम इसको देखो। यहाँ तुम बस इस तरह से देखो, करंट इस तरह से आके इधर पीछे से आ रहा है और सामने निकल रहा है। और मान लो मैंने मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ ऑन कर दिया है, तो करंट तुम्हारी तरफ है, IL तुम्हारी तरफ है, B नीचे है, IL क्रॉस B इधर ले फोर्स। देखो IL तुम्हारी तरफ है, IL तुम्हारी तरफ है, IL तुम्हारी तरफ है, B है नीचे, B है नीचे, IL तुम्हारी तरफ है, ये 90 है, IL तुम्हारी तरफ है, डॉट के फॉर्म में दिखेगा, डॉट के फॉर्म में IL तुम्हारी तरफ है, B है नीचे, IL क्रॉस B लगेगा इधर, फोर्स लगेगा इधर, फोर्स लगेगा इधर। तो यहाँ प्रेशर होना चाहिए था ज्यादा, तो ये गलत डायग्राम है, ये इधर नीचे जो होगा ये चला जाएगा ऊपर। पूछा गया है इसकी हाइट दी हुई है कुछ, इसकी हाइट दी हुई B, तो तुम सबसे पहले क्या लिखोगे? तुम ये फोर्स देखोगे, फोर्स आएगा I, L मतलब ये हो गया, L मतलब कितना हो गया ये, समझ रहे हो ना? L मतलब हो गया करंट के डायरेक्शन में, I L क्या होता है? I और L DL करंट के डायरेक्शन होता है, I L B साइन 90 डिग्री किधर की तरफ? राइट वर्ड। इस पूरे लिक्विड में राइट वर्ड फोर्स लगेगा। ये फोर्स हो गया, ये हो गया फोर्स। इसको हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं किससे? इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे? इसको हम डिवाइड कर देते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था? ये जो पूरा फोर्स लग रहा था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा B इंटू, ये हो गया B और ये हो गया L, B इंटू L, तो ये और ये कट गया, ये हो गया फोर्स बाय एरिया यानी कि प्रेशर। ये हो गया एक्सेस प्रेशर डेल्टा P। कंपेयर टू दिस साइड प्रेशर ज्यादा है, कंपेयर टू यहाँ के, कंपेयर टू इस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है। इसका मतलब इसको अपना हाइट भी ज्यादा करना पड़ेगा ताकि उतना प्रेशर कर पाए। तो अगर इसकी हाइट H2 है, इसकी हाइट H1 है, इसकी हाइट अगर H1 है तो क्या लिख दोगे बताओ? H2 माइनस H1, H2 माइनस H1। एक्सेस प्रेशर अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग P होता है P नॉट प्लस H रो जी, P नॉट प्लस H1 रो जी, P नॉट प्लस H2 रो जी। ये हो जाएगा H1 माइनस H2 रो जी इज इक्वल टू IB बाई B। तो यहां से आ जाएगा H2 माइनस H1 डेल्टा P इज इक्वल टू IB बाई B। ये क्या हो गया? एक्सेस प्रेशर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय रो जी। यहां दो डिफरेंट डेंसिटी के लिक्विड मिक्स कर सकता है, बट बेसिक यहां पे यही चीज रहेगा जो तुमको याद करना है, वो ये याद करना है। याद भी करना है, रटना नहीं है, समझना है। 1 मिनट में खाली फोर्स का डायरेक्शन निकाल लो, बन जाता है। ठीक है, ये तो हो गया बैरोमीटर से रिलेटेड। तुम इस लिक्विड को अगर लिफ्ट करना चाहते हो, तुम इस लिक्विड को क्या चाहते हो? तुम समुद्र के पानी को लिफ्ट करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? समुद्र का पानी सॉल्टी होता है, सॉल्टी वाटर इज गुड कंडक्टर। तो अगर उसमें करंट पास कर दो ऐसा ही, तो ये क्या करेगा? ये इसको लिफ्ट कर दिया यहां तक। तुम और अगर फील्ड को बढ़ाओगे और करेगा लिफ्ट। तुम इसको यहां पे स्टोर करना है, तुम यहां पे एक टैंक है और तुम चाहते हो कि ये पूरा पानी जो है ये इस टैंक में आके जमा हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या करो, इतना इसको B दो कि ये H2 की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाए, इस हाइट तक पहुंच जाए कि पूरा पानी इसमें पहुंच जाएगा ना, ये पूरा पानी उठ के इसमें पहुंच जाएगा ना। क्योंकि जब ये इसके ऊपर जाएगा तो ये गिर जाएगा। तो क्या हो गया? तुमने एक पंप क्रिएट कर दिया, तुमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप क्रिएट कर दिया जो कंडक्टिंग लिक्विड को लिफ्ट कर सकता है अगेंस्ट ग्रेविटी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप। ये तुम्हारे नोट्स में पेज नंबर 620 पे था। ठीक है, कोई डाउट? कल हम लोग का सिलेबस ये चैप्टर खत्म करके हम लोग मंडे को स्टार्ट करेंगे बायट-सवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ एंड बायट-सवर्ट लॉ। अगले वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तीसरा, 2 एपरेटस हम देख चुके हैं। कौन कौन सा? हमने 2 देख लिया एपरेटस। एक देख लिया हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर, और दूसरा देख लिया क्या बोलते हैं इसको,
ये क्या नाम था इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप। हमारे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, हमारे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसका हमने यूज किया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मैंने तुमको दिखाया था कि वो मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर था, मैंने उसमें तुमको दिखाया था कैसा दिखने में होता है। जब हम लोग रेगुलर क्लास में बैठेंगे कभी ऑफलाइन में, तुमको मैं उसको खोल के दिखाऊंगा, अंदर में यही होता है जो मैं बताने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ वही होता है, ठीक है। होता क्या है, इट इज यूज टू मेजर स्मॉल करेंट्स। अब स्मॉल करंट ही क्यों होता है, लार्ज करंट क्यों नहीं होता, इसका एक कारण है, इसका एक कारण है, बताता हूं क्यों नहीं। हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हम क्यों नहीं एक ऐसा गैल्वेनोमीटर ही बना लें जो कि बहुत लार्ज मेजर कर पाए, नहीं कर जो है करता है। दिस इज बेस्ड ऑन टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये देखा है कि जब हम किसी करंट कैरिंग लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उसको टॉर्क लगता है, वो घूमता है, ठीक है। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर भी, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। ये दिखने में कैसा होता है और काम कैसे करता है वो देखो। ये ऐसे होता है, इस तरह से होता है। ऐसे होता है, ये मैग्नेट होता है। इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल होता है और ये उस मैग्नेट का साउथ पोल होता है। ये नॉर्थ पोल होता है और ये जो होता है ये साउथ पोल होता है। यानी कि इस मैग्नेट के जो दोनों ये होते हैं, दोनों जो इसके पोल्स होते हैं, वो हम सिलिंड्रिकल शेप में लेते हैं, कॉनकेव सिलिंड्रिकल शेप में, ठीक है। सो ये जो होता है कॉनकेव सिलिंड्रिकल क्यों लेते हैं बता रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक वो रखा हुआ होता है, एक सिलेंडर होता है, ऐसे करके इन दोनों के बीच में एक सिलेंडर होता है, इस तरह से ऐसे करके, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक सिलेंडर घुसाया हुआ होता है और इस सिलेंडर के ऊपर एक वाइंडिंग होता है, एक वाइंडिंग होता है इसे, एक वाइंडिंग होता है इस तरह से। और नीचे में ये जो होता है सिलेंडर थोड़ा यहां दिखा देते हैं। ऐसे कनेक्टेड होता है। मतलब होता क्या है समझो, ये देखो, ये तुमको दिख रहा है एक क्यूबॉइड तरह जिसमें एक होल है। हम इसको यहां से काट देते हैं चाकू से, हम इसको यहां से चाकू से क्या करते हैं, काट देते हैं। इस लाइन के बाद इसको हम कट कर देते हैं। कट किया हुआ नहीं है, इमेजिन कर लो कट किया हुआ है। और ये जो ब्लू लाइन है उनके बीच का गैप है, ये थोड़ा सा इनके बीच का गैप है, यानी दो टुकड़े हैं, दोनों सेपरेटेड हैं। ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। फिर हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं इस तरह से, देखो ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के ऊपर हम इस वायर, जैसे वायर ये क्या है, धागा है, इस धागे को हम इसके ऊपर लपेट दिए, यानी इस धागे की हाइट है h। ये धागा कैसा कॉइल है, ये धागा जो किस टाइप का कॉइल है, ये धागा एक रेक्टेंगुलर कॉइल बन रहा है जिसकी ये लेंथ है 2r। ये लेंथ कितनी है 2r, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। और ये लेंथ क्या है
L, ये L और ये 2R, ये रेक्टेंगुलर लूप, इसमें n टर्न्स कर देते हैं। इस धागे को 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार इसको लपेट देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसके भीतर ऐसे करके इसको ले जाते हैं और इसके भीतर इसको डाल देते हैं ऐसे। इट्स लाइक दिस, इट इज लाइक दिस, टच नहीं कर रहा है, इसके को एक्चुअली इस टाइप से ये रखा हुआ है, टच नहीं कर रहा है, ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है। इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हम क्या करते हैं, दो चीज में कोई एक चीज करते हैं, या तो एक टॉर्शनल वायर लगाते हैं। टॉर्शनल वायर क्या होता है, वो वायर जिसमें जब तुम ऐंठन प्रोड्यूस करोगे और छोड़ दोगे तो ये वापस आएगा, इसको बोलते हैं टॉर्शनल वायर। टॉर्शनल वायर क्या होता है, तुम इसको घुमाते हो थीटा से और छोड़ देते हो, वो रेस्टोरिंग टॉर्क देता है। तो इसका दो तरीका होता है, या तो हम एक धागा लें जिसको ऐंठने पे और छोड़ने पे वो वापस रेस्टोरिंग लगाता है, नहीं तो जो चाबी वाला खिलौना होता है, टॉय होता है जिसमें हम चाबी देते हैं, उसमें इस टाइप का होता है। जब उसमें चाबी देते हो ना, घुमा के छोड़ देते हो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, तो जब तुम एक बार उसको ऐंठ देते हो, चाबी देके घुमा देते हो और उस खिलौने को डाल देते हो, फिर ये अनवाइंड होता है, ये अपना रेस्टोरिंग टॉर्क से वो अनवाइंड होता है और इसलिए गाड़ी चलती है। और तुम उसको ऐंठ के पकड़े नहीं रहोगे, छोड़ दोगे, वो वापस अनवाइंड हो जाएगा। इसको बोलते हैं टॉर्शनल वायर। अब समझो, इसमें एक करंट कैरिंग, इसमें एक करंट फ्लो करता है, इसमें एक करंट फ्लो करता है I, और n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो ये तो हम इसको तुमको दिखा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें इसके ऊपर हम यहां पर ये लगा दिए हैं एक, और यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम क्या करते हैं, एक निडल ऐसे लगा देते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं, एक यहां जो एक्सिस है, जो इसका स्पिंडल है, यहां पर एक स्पिंडल लगा हुआ होता है सॉलिड, उसके ऊपर हम एक निडल सेट कर देते हैं ताकि घूमे ये, जब भी ये जो है रोटेट करेगा तो निडल का रोटेशन भी साथ में होगा, क्योंकि इसके साथ अटैच है। और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डायल्स पे हम इसको ऐसे मार्किंग करके 0 ऐसे करके डाल देते हैं, ठीक है। अब ये जो हम मैग्नेटिक फील्ड लिए, ये जो हम जो लिए हैं इस शेप का जो लिए, इसका कारण क्या है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नॉर्थ से साउथ होता है। मैग्नेट के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होता है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से होना चाहिए था, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए था इस तरह से, ऐसे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या होगा, नॉर्थ से साउथ ऐसे। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो, योर मैग्नेटिक फील्ड वुड बी लाइक दिस, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ऐसे ऐसे बनना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम जानते हैं जब टॉर्क लगता है तो NIA क्रॉस B होता है। हम एंगल हमेशा 90 डिग्री ही चाह रहे हैं। देखो कैसे होता है। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें, कि हमारा लूप जो है, हमारे इस लूप को नाम दें इस तरह से, हमारा लूप मान लो इस तरह से था, कैसे, ऐसे करके था, ऐसे 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 और ऐसे। ये लेंथ होता है 2R, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये होता है L। ये मान लो P है, ये Q है, ये R है, ये R है, और ये मान लो कि S है, PQRS, ठीक है। ये तुम्हारा लूप है। तो जो तुम्हारा लूप है उसका हम नाम दे रहे हैं, देखो, P, इस कॉर्नर को नाम दे रहे हैं P, Q, फिर ये R और फिर ये S, पीछे S, PQRS, 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 ऐसे लूप है। अब समझो, ये तुम्हारा PQRS लूप है। और अगर तुम इस डायग्राम को टॉप व्यू में देखोगे, ये जो होता है, इसका एक होता है टॉर्शनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, टॉर्शनल कांस्टेंट, C क्या होता है, तुम जब भी इसको थीटा एंगल घुमाओगे, ये एक रेस्टोरिंग टॉर्क देता है, C थीटा। रेस्टोरिंग टॉर्क होता है, रेस्टोरिंग टॉर्क, ये अपने आप को हमेशा उसको अपोज करता है। तुम अगर थीटा क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज देना, एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज देना। रेस्टोरिंग टॉर्क जो है वो होता है -C थीटा।
जैसे स्प्रिंग में क्या होता है kx, स्प्रिंग में क्या होता है F इक्वल टू kx, स्प्रिंग में होता है F इक्वल टू माइनस kx। ये होता है फोर्स पर यूनिट एलोंगेशन, ये होता है फोर्स पर यूनिट एलोंगेशन, ये होता है टॉर्क पर यूनिट, ये होता है टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सी थीटा। जैसे यहां पे होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, यहां पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ सी थीटा स्क्वायर, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। वही खिलौने में तुम स्टोर करते हो और छोड़ देते हो तो ये फिर वापस मिलता है। आजकल एक नया टेक्नोलॉजी आया है, उसको बोलते हैं HBDI, कुछ ऐसा है। उसमें क्या होता है जब ब्रेक लगाते हैं हम तो गाड़ी को रोकने में इसका यूज किया जाता है। इसका फायदा क्या होता है कि गाड़ी को अगर ये रोक रहा है और ये रोक रहा है गाड़ी को, तो ये गाड़ी को रुकने में जो काइनेटिक का लॉस हो रहा है वो इसमें पोटेंशियल में कंजर्व रहता है। तो जब गाड़ी दोबारा स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट ये करता है, बाद में पेट्रोल का खपत होता है। बताऊंगा कभी टाइम मिलेगा तो, ठीक है। तो ये होता है इस तरह से। हम इसका टॉप व्यू देखते हैं, हम इसका टॉप व्यू देखते हैं कैसे देखते हैं। और इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बुक्स में नहीं दिया हुआ रहता है, उसको समझो। हम क्या कर रहे हैं इसमें, अब इसका टॉप व्यू देख रहे हैं, हम इसका टॉप व्यू देख रहे हैं इस तरह से। हम इसी चीज को ऊपर से देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं टॉप व्यू में देख रहे हैं। टॉप व्यू में कुछ इस टाइप से दिखता है। ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, कुछ इस टाइप से होगा, यहां से यहां तक है। जिस समय तुम्हारा लूप यहां पर है, जिस समय तुम्हारा लूप यहां पर है, उस समय इस लूप पे फोर्स कैसे लग रहा होगा, उस समय इस पे फोर्स कौन सा फील्ड लगाएगा। क्या ये फील्ड फोर्स लगाएगा? नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? ये फील्ड, क्या ये फील्ड जो दिख रहा है और ये फील्ड जो है, क्या ये फील्ड जब ये लूप ए से, जब ये लूप पी से क्यू तक यहां रखा हुआ है, तो ये जो फील्ड लाइन है, ये तो इस वायर पे, जिस वायर पे करंट ऐसे था, फिर करंट ऐसे था, और फिर करंट इस तरह से था, आई ऐसे, फिर आई ऐसे, फिर आई ऐसे, इसके ऊपर क्या ये फील्ड लाइन फोर्स लगा रहा है? नहीं लगा रहा है। क्या ये फील्ड लाइन फोर्स लगा रहा है? नहीं लगा रहा है। कौन सा फील्ड लाइन फोर्स? ये लगाएगा ना, ये जो फील्ड लाइन दिख रहा है तुमको रेडियल, ये लगाएगा ना इसकी और इसके ऊपर फोर्स, क्योंकि यही इससे पास हो रहा है, यही इससे पास हो रहा है। तो ये बताओ ये कितना फोर्स लगाएगा? आई एल क्रॉस बी, आई एल, मान लो इसका इनसाइड लेंथ है एल, सॉरी हाँ ये है एल, आई एल क्रॉस बी। बताओ आई एल इधर और बी इधर, आई एल क्रॉस बी हो गया ऊपर, आई एल इधर और बी इधर, आई एल क्रॉस बी हो गया इधर। इधर फोर्स कितना? नीचे देखो तो, यहां जो करंट है, देखो यहां से करंट आया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये जो करंट है, ये जो साइड लेंथ दिख रहा है, ये इसमें करंट आ रहा था, इसमें करंट आ रहा था तुम्हारे तरफ, फिर ये ऐसे टर्न हुआ और फिर ये गया इधर। इधर जो करंट जा रहा है अंदर, उस पे बताओ आई एल क्रॉस बी, आई एल इनसाइड और बी है इधर, बी है इधर, आई एल क्रॉस बी नीचे की तरफ, कपल बन रहा है, कपल बन रहा है। देखो ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा? इसका टॉर्क कितना हो जाएगा? ये और ये, इनका लाइन ऑफ
एक्शन कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है। मान लो ये एज लेंथ है बी, जो 2r लिए थे ना वो है बी, मान लो ये लेंथ है बी, ये कितना है बी है। तो अगर ये बी है तो ये फोर्स और ये फोर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस बी, तो टॉर्क कितना हो जाएगा आई एल बी इंटू बी। एल इंटू बी क्या होता है एरिया, आई ए बी, एक टर्न के ऊपर आई ए बी। चूंकि यहां एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, हर टर्न के ऊपर इतना लेगा, तो टॉर्क हो जाएगा एन आई ए बी। ठीक, अब सोचो, अब ये P से Q इस तरह से था और अब ये यहां पहुंच गया, अब ये घूम के यहां पहुंच गया। पहले ये P से Q यहां पे था और अब ये घूम के यहां पहुंच गया। जब ये यहां पहुंच जाएगा तो क्या होगा, जब ये यहां पहुंच जाएगा तो क्या होगा बताओ। जैसे ये यहां पहुंच जाएगा, यहां से लेके यहां तक, अब कौन सा फील्ड लाइन इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये फील्ड लाइन। अब ये फील्ड लाइन फोर्स लगाएगा, अब ये फील्ड लाइन फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि ये फील्ड लाइन ये इस तरह से है, ये इस तरह से घूम रहा है, तो जो इस पे लगेगा वही लगाएगा फोर्स, जो यहां से निकल गया वो फोर्स कहां लगाएगा। तो अब सोचो, जब ये यहां पहुंचेगा तो अब ये फील्ड लाइन फोर्स लगाएगा, और ये फील्ड लाइन फोर्स लगाएगा ऐसे, और ये फील्ड लाइन फोर्स लगाएगा ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से टॉर्क वही आएगा, यानी तुम्हारा टॉर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन है। वैसे क्या होता अगर तुम यूनिफॉर्म फील्ड लेते, तो क्या होता तुम जानते हो, अगर तुम यूनिफॉर्म फील्ड लेते और एरिया वेक्टर अगर ऐसे है ए और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ए, यानी ये है म्यू इंटू ये है एन आई ए, तो तुम जानते हो टॉर्क अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग आता। तुम टॉर्क जब यहां निकालते एन आई ए क्रॉस बी, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तुम लेते जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, तो अलग अलग ओरिएंटेशन पे अलग अलग टॉर्क आता। बिकॉज थीटा 0 टॉर्क 0, थीटा 90 टॉर्क मैक्सिमम, थीटा 30 45 सब पे अलग अलग टॉर्क आता। अगर टॉर्क अलग अलग आता तो तुम उसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड नहीं लगा पाते, इसीलिए फील्ड रेडियल लेना पड़ता है, ताकि magnetic field is taken radial, so that torque on current loop in every position is NIAB, independent of orientation चला यार, आप बोलते हैं मैं तो काट देंगे, तो अभी रोक देते हैं फिर कर देंगे। इसको कर देते हैं, छोड़ देना, बाद में उसी में से डिलीट कर देंगे, इसको स्टार्ट कर दें तो फिर अभी आ जाएगा 2 मिनट में फिर कटेगा।
दिख रहा है? दिख रहा है? सुनाई दे रहा है? अच्छा अच्छा, एक मिनट। अब दिख रहा है? सुनाई दे रहा है? आ गया है, आ गया है। तो देखो, दो चीजें समझ लो। पहली बात, जो बुक्स में नहीं लिखा हुआ होता, क्या देता है 90 डिग्री होना चाहिए, 90 मतलब हमेशा एंगल। पहली बात, इसमें जब ये घूम रहा है, समझो, जब ये मैग्नेटिक फील्ड, तुम देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, सब जगह अलग अलग है। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहां पे कम होता है, यहां ज्यादा होगा। तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड यहां लोगे बी, वो कौन सा लोगे? जो इस वायर के रेडियस पे है, समझो। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे मान लो B1 है स्ट्रेंथ में, यहां B2 है, यहां B3 है, यहां B4 है, यहां B5 है, तो तुमको B4 लेना है। जो उस वर्टिकल सेक्शन ऑफ वायर के लोकेशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारी लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारी लाइंस हैं। सिर्फ वो लाइन जो इसके प्लेन में लाई कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, वही टॉर्क लगाता है। बाकी ये सब तो बीच से निकल जाता है, वहां तो करंट ही नहीं है, तो ये जो फील्ड होता है ये लगाता है। तो टॉर्क तुम्हारा हर लोकेशन पे NIAB आएगा। जैसे तुम यहां एक टॉर्क लगेगा, जैसे तुम्हारे इस चीज के ऊपर करंट कैरिंग वायर टॉर्क ले, ये क्या होगा? घूमने लगेगा। तो जैसे तुम इसके ऊपर टॉर्क लगाओगे एक्सेल, ये क्या होगा? रोटेट करने लगेगा। तो रोटेट करने लगेगा, क्या होगा? ये फैन बन जाएगा। इसको फैन बन जाना चाहिए, लेकिन तुमने नीचे में टॉर्शनल वायर लगाया हुआ है। जैसे ये घूमता है, इस टॉर्शनल वायर को भी घुमाता है, इसमें एक ऐंठन प्रोड्यूस होता है और ये एक रेस्टोरिंग टॉर्क देता है। इसलिए थोड़ी देर घुमाने के बाद तुम्हारा घूमना बंद हो जाएगा। थोड़ी देर घूमने के बाद आ जाएगा इक्विलिब्रियम। कब आएगा? जब तुम्हारा करंट का टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क और इसका टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। तो तुम्हारा, जब तुम इसको लगाओगे, समझो, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, समझ लो पहले इस केस में टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होता है NIAB साइन 90 डिग्री। यहां पे हम, वैसे होता है NIA क्रॉस B, तो वहां पे होता है NIAB साइन थीटा, बट यहां पर थीटा 90 होता है। हमेशा ये फील्ड लाइन और ये करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो NIAB होगा एट ऑल लोकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यूनिटरी मेथड चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, कि अगर 1 एम्पियर के लिए हम जानते हैं, अगर I करंट में थीटा डिग्री घुमा निडल, तो I/100 में θ/100 घूमना चाहिए, या I/1000 में θ/1000 घूमना चाहिए। हम एक मेजरमेंट लेके सारे मेजरमेंट निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं 2I में 2θ घूमना चाहिए। ये कब होगा? जब करंट और डिफ्लेक्शन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा, साइन थीटा नहीं आना चाहिए। तो देखो, तो ये इसको घुमा रहा है, ये इसको ऐसे घुमा रहा है। ये क्या है? टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इस लूप को ऐसे घुमा रहा था, लेकिन इसके नीचे बेस में एक स्प्रिंग लगा हुआ था, एक टॉर्शनल वायर लगा हुआ था। वो अब इसको अपोज कर रहा है कि तुम इसको हाथ से भी घुमाते तो कुछ देर बाद तुम्हारा इक्विलिब्रियम आता, छोड़ देते, ये अनवाइंड होता, खुद को ऐंठन प्रोड्यूस होगा। तो जब तुम्हारा इक्विलिब्रियम आएगा टॉर्क ड्यू टू टॉर्शनल वायर या जो भी है, पहले टॉर्शनल वायर में यूज किया जाता था, फॉस्फर ब्रोंज वायर या क्वार्ट्ज वायर। और उसके भी पहले जब न्यूटन लोग एक्सपेरिमेंट किया करते थे, तो घोड़ा होता है, हॉर्स के टेल का जो बाल होता है, हॉर्स के टेल का बाल बहुत अच्छा टॉर्शनल कांस्टेंट होता है उसका, वो यूज किया जाता है। खैर ये सब हिस्टोरिकल चीज। ये हो जाएगा सी थीटा, रेस्टोरिंग। समझ रहे हो? रेस्टोरिंग मीन्स थीटा के अपोजिट। जिधर करोगे वो चाहेगा उसको वापस जहां था वहीं ले आए। ये ना तो नीचे घूमे ना तो ऊपर घूमे।
टॉर्शनल कांस्टेंट क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये इलास्टिसिटी का टॉपिक है, मैंने पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया तो बाद में पढ़ाऊंगा, तो क्लास अटेंड कर लेना, उसमें सब कुछ बताऊंगा टॉर्शनल कांस्टेंट में कैसे शियर स्ट्रेस से निकलता है। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम, क्या हो जाएगा बताओ, NIAB वुड बिकम इक्वल टू C थीटा। यहां से तुम देखोगे थीटा इज इक्वल टू टॉर्शनल कांस्टेंट बाय NAB टाइम्स ऑफ I। तो क्या देख रहे हो तुम, C एक कांस्टेंट है, C एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट, N है नंबर ऑफ टर्न्स, A है एरिया ऑफ ईच टर्न, और एरिया ऑफ ईच टर्न कितना हो जाएगा बताओ, अगर इस सिलेंडर जिसके ऊपर इसको वाइंड किए हैं, अगर इस सिलेंडर की रेडियस है R, तो ये रेक्टेंगुलर बनेगा 2R, R और R 2R, और लेंथ है L सिलेंडर की, ये डाल सकते हो। B है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये वायर वर्टिकल है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द वायर जो है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है। I है करंट। तो क्या पा रहे हो तुम, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब है डिफ्लेक्शन को डबल करोगे करंट डबल हो जाएगा, करंट को डबल करोगे डिफ्लेक्शन डबल हो जाएगा, या अगर डिफ्लेक्शन हाफ आ रहा है तो करंट भी हाफ है। थीटा इज प्रोपोर्शनल टू I। अब देखो इसमें हम करते क्या है, थीटा प्रोपोर्शनल टू I के बाद हम करते क्या है इसमें। तो अगर हम बात करें इसकी, तो हम ये करते क्या है, हम ये बताते हैं कि यहां तक किसी कोई डाउट है, पहले सो बताओ, यहां तक किसी कोई डाउट है तो बताओ, पहले लिखो। तुम बोल तो पाओगे नहीं क्योंकि सुनाई तो मुझे देगा नहीं, तो ठीक है बाद में पूछ लेना। देखो एक दो बातें अब समझो, तुमको क्या मिला था पहले हम तुमको बता देते हैं, अब हम इसको ये कर रहे हैं। देखो, you got torque due to magnetic field is equal to NIAB, जो हो जाता है C थीटा एट इक्विलिब्रियम। तो ये अगर ये टॉर्शनल वायर टूट जाएगा तो ये फैन बन जाएगा, और टॉर्शनल वायर टूट जाएगा तो ये फैन बन जाएगा, क्योंकि टॉर्क कोई बैलेंस नहीं करेगा तो वो घूमता रह जाएगा। लेकिन चूंकि अगर हम फैन में भी क्या करें, अगर हम फैन को स्विच ऑन कर दें, हम क्या करें, फैन में एक रस्सी बांध दें, एक रस्सी को जोर से फैन में बांध दें, और उस रस्सी के दूसरे एंड को हम जमीन पे बांध दें स्ट्रेट करके, और तब फैन को ऑन कर दें। तो क्या होगा, पहले फैन घूमेगा, वो रस्सी ऐंठता जाएगा, और कुछ देर बाद फैन घूमना बंद हो जाएगा। जब रस्सी का ऐंठन उसके करंट के टॉर्क के अपोजिट दे देगा तो फैन का रोटेशन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात ये होता है इक्वेशन NIAB, तुमको पता है NIA क्रॉस B होता है NSC थीटा। यहां से तुमको मिलता है कि I इज इक्वल टू C बाय NAB इंटू थीटा। ठीक है, यहां से तुमको मिलता है, इसको हम बोलते हैं, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं K क्या होता है, उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, क्या होता है, टॉर्शनल कांस्टेंट बाय NAB। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जो तुमने वायर इसके ऊपर लपेटा था, ऐसे 10 बार 20 बार 50 बार, इस वायर के रेसिस्टेंस को बोलते हैं रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। जो तुमने इसके ऊपर ये वायर लपेटा था इस तरह से, ऐसे फिर ऐसे 50 बार जो भी है, इसके रेसिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ दिस वाइंडिंग इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। जो हमने
वोल्टमीटर और एमीटर के क्रिएशन के टाइम लिया था, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, जिसकी वैल्यू जी होती है, हमने वहां लिया था जी, जब हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया था। ठीक है। दूसरी बात, इसका जो ये होता है ना, ये जिसके ऊपर ये लपेटा हुआ रहता है, जिसके ऊपर इसको लपेटते हैं, जिसके ऊपर इसको हम लपेटते हैं, उसको हम बोलते हैं, वो एक होता बना हुआ सॉफ्ट आयरन कोर का। क्या चीज का? सॉफ्ट आयरन कोर का। क्यों होता है? इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बाद में बताएंगे क्या होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या करता है? ये फील्ड को भागने नहीं देता है। जो फील्ड ऐसे जा उसको खींच लेता है अपने अंदर, यानी पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड को ये कंसंट्रेट करता है, खींचता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। पैरामैग्नेटिक भी होता है, वो भी खींचता है, थोड़ा कम खींचता है। फेरोमैग्नेटिक बहुत ज्यादा खींचता है। डायमैग्नेटिक क्या करता है? खींचता नहीं, रिपेल करता है। उसे हम बाद में देखेंगे। ये जो कोर है, ये तुमको सिलेंडर दे जिसके ऊपर ये लपेटा गया है, ये लकड़ी का ही बन सकता है, बट लकड़ी नॉन मैग्नेटिक होता है। तो उससे अच्छा एक मैग्नेटिक मटेरियल लो, स्टील लो, आयरन लो, जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड को से अट्रैक्ट होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। उससे क्या होगा? तुम्हारा फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ बढ़ेगा। फील्ड बाईपास नहीं करेगा, स्कैटर नहीं करेगा, उससे तुम्हारा काम थोड़ा आसान होगा। ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई या आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। बिकॉज थीटा प्रोपोर्शनल टू आई या आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा है, देयरफॉर यू कैन से कैलिब्रेशन इज इजी। कैलिब्रेशन इज इजी, यानी कि तुम अगर किसी एक नॉन करंट के लिए एक थीटा निकाल लो, किसी एक करंट के लिए थीटा निकाल लो, तो तुम किसी भी थीटा पे करंट और किसी भी करंट पे थीटा निकाल सकते हो। तुमको किसी एक मेजरमेंट तुम ले लिया तो तुम कितने मेजरमेंट कर सकते हो, क्योंकि तुम जब इसको किसी फैक्टर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे, ये भी उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। यानी तुमने अगर 1 मिली एम्पियर के लिए डिफ्लेक्शन निकाल लिया तो तुमको 2 मिली एम्पियर के लिए पता है, या अगर तुमको पता है करंट 2 मिली एम्पियर है तो डिफ्लेक्शन उसका डबल होगा, ये तुम निकाल जो है लोगे। और नहीं तो तुम ये कर सकते हो कि अगर डिफ्लेक्शन डबल है तो करंट डबल होगा। डिफ्लेक्शन पता है, करंट निकल जाएगा, करंट पता है, डिफ्लेक्शन निकल जाएगा, क्योंकि ये यूनिटरी मेथड है। ठीक है। दूसरा हम एक चीज डिफाइन करते हैं इसमें, हम इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी। अच्छा एक चीज बताओ, इसका रेंज, ये जो IG होता है वहां पे ये थीटा मैक्स हो जाएगा। जब तुम इसको बनाओगे तो एक चीज समझो, अगर ये 0 है, ये 1 है, ये इस तरह से डिफ्लेक्शन किया हुआ है। इस निडिल का मैक्सिमम थीटा ये है। तुम्हारे इस डायल पे कितना ज्यादा तुमने एंगल लिया है थीटा मैक्स, वही डिटरमाइन करेगा IG। IG मतलब क्या है? IG मतलब क्या है? मैक्सिमम जो करंट इसे मेजर कर सकते हो वो कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। जब मैक्सिमम करंट यहां पहुंच जाएगा, इसके बाद तुम्हारा वो स्केल ही खत्म हो गया, इसके बाद स्केल ही खत्म हो गया, तो तुम नहीं कर पाओगे। तो तुम कितना एंगल, तुम अगर ये एंगल लिए हो 90 डिग्री तो तुम्हारा IG अलग होगा। तुम अगर ये लिए हो 30 डिग्री तो IG तुम्हारा IG में 3 ही आएगा, इसके कंपेरिजन में 130 होगा। तुम जितना एंगल ले रहे हो उतना ही तुम ये कर सकते हो। ये बाय डायरेक्शनल डिवाइस होता है। क्यों होता है? अगर हम करंट को, हम जानते हैं अगर हम करंट को इस तरह से पास करेंगे, तब जो टॉर्क होगा, और जब इस तरह से पास तब जो टॉर्क होगा वो क्या होगा? उल्टा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक डायरेक्शन में घूमने पे ये इधर घूमेगा, तो अगर करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, टॉर्क इधर ले जाए, इस साइड घूमेगा। इसीलिए यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 -1 -2 -3 -4, ये बाय डायरेक्शनल होता है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, ये तुम कर सकते हो। दूसरा हम ये जानना चाहते हैं, हाँ, इसका रेंज इतना कम क्यों होता है? क्योंकि प्रैक्टिकली मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग प्रोड्यूस करना, हालांकि ये बहुत स्ट्रांग मैग्नेट होता है, जो हम यहाँ पे लिए हैं मैग्नेट, ये बहुत स्ट्रांग मैग्नेट होता है, परमानेंट ये होता है मैग्नेट होता है। ये नॉर्थ और साउथ पोल जो है हम स्ट्रांग मैग्नेट लेते हैं, परमानेंट लेते हैं, लेकिन
मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई प्रोड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट है। जो एमआरआई मशीन होता है, एमआरआई, कहीं जाओगे एम्स में, अपोलो में लिखता है वी हैव द बेस्ट एमआरआई मशीन, 4 टेस्ला, 4 टेस्ला, 5 टेस्ला बहुत बड़ा फील्ड माना जाता है मैग्नेटिक फील्ड। 4 टेस्ला, 5 टेस्ला बहुत बड़ा फील्ड माना जाता है, उसको प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए तुम मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि बहुत स्ट्रांग, इनफाइनाइट या बहुत बड़ा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, इसीलिए तुम टॉर्क बहुत ज्यादा नहीं दे सकते हो, इसलिए सेंसिटिव डिवाइस होता है। ठीक है, और भी इसमें फैक्टर्स हैं, देखो। दूसरा, करंट सेंसिटिविटी। क्या चीज? करंट सेंसिटिविटी। ये कहता है अगर स्मॉल चेंज इन करंट हो तो लार्ज डिफ्लेक्शन हो, स्मॉल चेंज इन करंट हो तो लार्ज डिफ्लेक्शन, यानी कोई बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। एबिलिटी टू मेजर वेरी स्मॉल चेंज इन करंट, वेरी स्मॉल चेंज इन करंट। इसका मतलब क्या हो गया कि डी थीटा बाई डी आई करो तो हम ये कहना चाहते हैं अगर आई डी आई बहुत स्मॉल हो तो डी आई लार्ज हो। 1 माइक्रो एम्पियर में करंट चेंज हो तो 10 डिग्री घूम जाए तो पता चले कि अच्छा 1 माइक्रो एम्पियर करंट चाहिए, इसको बोलेंगे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। छोटा सा चेंज भी मुझे दिखे, छोटा सा चेंज मुझे दिखे, ऐसा ना हो 1 माइक्रो एम्पियर हुआ पता ही नहीं चला, निडल में कुछ हुआ होगा मूवमेंट 1 माइक्रो डिग्री का, और 1 माइक्रो डिग्री मुझे मेरे आईज को दिखाई नहीं, उसको बोलेंगे वो लेस सेंसिटिव है। ठीक है, यानी इसको हम क्या कहेंगे, ये लार्ज होने का मतलब है डी थीटा बाई। तो बताओ थीटा बाई आई कितना है, बताओ। यहां तुम देख सकते हो थीटा बाई आई कितना है, थीटा बाई आई है NAB/C, यानी रेसिप्रोकल ऑफ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। सो क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। अब तुम बताओ करंट सेंसिटिविटी अगर तुम बढ़ाना चाहते हो इसका क्या तरीका है, हाउ टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी। इसका पहला तरीका है N बढ़ाओ, दूसरा है A बढ़ाओ, तीसरा है B बढ़ाओ, और चौथा है C घटाओ। ठीक, करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने का तरीका है N बढ़ाओ, A बढ़ाओ, B बढ़ाओ, C घटाओ। सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा, सबसे आसान, सबसे सस्ता तरीका। एरिया बढ़ाना चाहोगे, बड़ा मैग्नेट लोगे, बड़ा सिलेंडर लोगे, बड़ा वो लोगे, बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा मैग्नेट लोगे, इतना बड़ा, बहुत मुश्किल है। एरिया बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है। मैग्नेटिक फील्ड एक लिमिट से ऊपर तुम बढ़ा नहीं सकते हो। टॉर्शनल कांस्टेंट तुम अगर घटाना चाहते हो तो ये भी ध्यान देना होगा कि वैसा मटेरियल हो, पहली बात। दूसरी बात, जो उसका टॉर्शनल कांस्टेंट घटाओगे तो ऐसा ना हो कि वो टॉर्शनल कांस्टेंट तो घटे ही, साथ में वायर का स्ट्रेंथ भी घटे और वो टूट जाए। यहाँ भी एक लिमिटेशन है। सबसे अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे, करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बेस्ट मेथड यही होता है। दूसरा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या चीज, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो समझो, अगर तुम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। एग्रीड? अगर नंबर ऑफ टर्न्स, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज इंक्रीज्ड, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, हम जानना चाहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्योंकि हम इसको यूज करते हैं वोल्ट नापने में भी, क्योंकि हम जानते हैं V मैक्सिमम होता है I मैक्सिमम इंटू G। जो करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है इनटू द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल, दैट इज द वोल्टेज फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं तो हम डिफाइन करते हैं उसी तरह से, क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या चीज, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये क्या होता है जी, ये होता है डी थीटा बाई डी वी। ये थोड़ा सा भी चेंज हो, तो ये बहुत लार्ज चेंज होना चाहिए। छोटा सा वोल्टेज भी नापना है,
एकदम छोटा सा वोल्टेज नापना है, तो उसको वो मेजर कर दे, उसको वो नापे, दिखाए। एक मछली मिली, सपोज एक नेचर का कोई लवर था, उसको एक फिश मिली। जब उसने फिश को पकड़ा, उसको झटका लगा, उसको थोड़ा लगा करंट है, या उसको लगा कि इस फिश के बॉडी में करंट फ्लो कर रहा है, बहुत कम करंट है बट फ्लो कर रहा है, बहुत कम करंट है बट फ्लो कर रहा है, उसको मेजर करना है। वो क्या करेगा? इसको यूज करेगा। जहां पे बहुत हाई करंट नहीं है बट हमको बस ये पता करना है हो, अगर है तो इसका मतलब है कोई नया इन्वेंशन हो रहा है, तो हम इसको यूज करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो एकदम स्लाइट वेरिएशन को ही पकड़ ले। ठीक, इसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी के केस में इसको लिखेंगे, ये होगा क्या? इक्वल टू थीटा बाय आई, दैट इज इक्वल टू थीटा बाय वी, थीटा बाय आई आर। वोल्टेज क्या है बताओ? अगर मैं वोल्टेज, अगर मैं पर्टिकुलर वोल्टेज, अगर मैं इस कॉइल के को अगर हम किसी पर्टिकुलर वोल्टेज के अक्रॉस, अगर हम इस कॉइल को अगर किसी पर्टिकुलर वोल्टेज के अक्रॉस अगर हम कनेक्ट किए हैं, तो उसमें करंट फ्लो करेगा। वो क्या होगा? वोल्टेज बाय आर मीन्स दिस जी, ये होगा ना रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। अगर इस पूरे कॉइल की रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज जी। अब देखो, दिस बाय दिस तो तुमको पता है, ये क्या था? करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल। करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा एन ए बी बाय सी इंटू जी। तो क्या यहां पे n बढ़ाने से ये बढ़ेगा क्या? इफ वी इंक्रीज n, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो क्या ये बढ़ेगा? क्या ये बढ़ेगा? अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देंगे तो क्या ये डबल हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये g जो है ना, ये g जो है वो है n इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ईच टर्न, है ना? ये रेजिस्टेंस ऑफ ईच टर्न है कि नहीं? बोलो, एक टर्न का रेजिस्टेंस अगर R है तो n टाइम्स टर्न का रेजिस्टेंस कितना होगा? NR होगा। तो ये हो जाएगा n, इसीलिए जब तुम इसको प्लेस करोगे ये हो जाएगा NAB बाय C टाइम्स ऑफ n टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच लूप। हम इसको बोल रहे हैं R को, क्या बोल रहे हैं हम? रेजिस्टेंस ऑफ ईच लूप। तो ये और ये तो कट जाएगा ना, ये और ये तो कट जाएगा। यहां पर क्या था? नीचे रेजिस्टेंस नहीं था, सिर्फ तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहा है। बट यहां पे जब तुम n को बढ़ाओगे, n को डबल करोगे, तो डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल जाएगा, दोनों कट जाएगा, ये सेम ही आएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से इसमें कोई फर्क नहीं। इफ यू इंक्रीज नंबर n ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन्स सेम। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी पे असर नहीं पड़ता। करंट सेंसिटिविटी बढ़ता है n के साथ, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक, ये था पेज नंबर 611 पे, ये था पेज नंबर 611 पे। ठीक, नाउ मैं